वेलकम टू इनडेप्थ हेल्थ। दोस्तों, मैं आप सभी का इनडेप्थ हेल्थ चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप में से वो लोग जिन्हें हार्ड हेयरिंग है या जिन्हें मेरी आवाज़ सुनने में परेशानी हो रही है, वो अपनी स्क्रीन के अपर राइट हैंड साइड पर एक सीसी का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे ऑन कर लीजिए ताकि इस वीडियो के सबटाइटल्स ऑन हो जाएं और आप सभी को मैं जो भी आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो समझने में थोड़ी आसानी हो। और दोस्तों, हम इस सीरीज़ में पहले 4 वीडियो बना चुके हैं और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं अज्ञात कारणों से होने वाले हेयरिंग लॉस की और उसे कैसे मैनेज किया जाए, किस तरह ट्रीट किया जाए। तो हम इस सीरीज़ में पहले कुछ 4 कारण देख चुके हैं, जैसे कि हम देख चुके हैं साइटोकाइन्स, हम देख चुके हैं कि ग्लूटामेट के कारण किस तरह हेयरिंग लॉस होता है, हम देख चुके हैं ऑटो एंटीबॉडीज़ किस तरह हमारे कानों को ख़राब करती है और अभी रिसेंटली हमने आरओएस यानी कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ के बारे में जानकारी ली। इन चारों के अलावा दोस्तों एक चीज़ और होती है, एक प्रोटीन होता है जो हमारी ही बॉडी में बनता है और हमारे ही कानों को ख़राब करता है। यह हमें हेयरिंग लॉस देता है, टिनाइटस देता है और साथ में वर्टिगो यानी कि चक्कर आने की समस्या भी यही प्रोटीन पैदा करता है। तो आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। और हो सकता है कि ये वीडियो हमारी अज्ञात कारणों से होने वाले हेयरिंग लॉस और टिनाइटस की सीरीज़ का लास्ट वीडियो हो, क्योंकि अभी तक यानी जितनी मैंने रिसर्च की है तो मैं ऐसे 5 कारण ही खोज पाया हूँ। हालाँकि कारण और भी हैं, लेकिन वो इतने माइनर हैं कि उनके बारे में वीडियो बनाना और मतलब एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वो इतने माइनर है कि उनके बारे में डिटेल में जानकारी देना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इन 5 कारणों में से हम चलिए आज आखिरी कारण पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस यानी कि धीरे-धीरे करके हमारी हेयरिंग का खराब होना, टिनाइटस का होना और इनके साथ होने वाली कुछ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें वर्टिगो शामिल है, जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन भी शामिल है और जिसमें तरह-तरह की दूसरी समस्याएँ भी शामिल हैं। तो जो पहले मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे, 4 नुकसानदायक फैक्टर बताए थे, वो तो इनमें भूमिका निभाते ही हैं। साथ में एक प्रोटीन होता है, जिसे कि हम C5a, C4a, C3a नॉर्मली इसे इन्हीं प्रोटीन के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि मैं इनका आपको नाम बताऊँ, तो हम इन्हें कहते हैं ऑटो इम्यून कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। यानी कि ऐसे प्रोटीन जो हमारी अपनी ही इम्यूनिटी द्वारा बनाए जाते हैं और ये हमारे इम्यूनिटी का एक पार्ट, जिसे कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं, उसका एक भाग होते हैं। और दोस्तों, इतने खतरनाक होते हैं कि यदि इनका लेवल बिगड़ जाए या किसी भी तरह से अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। मैं इनके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि किस तरह ये व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, ऑटो इम्यून कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, इसमें से प्रोटीन शब्द तो आप समझते ही हैं क्या होता है। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है वो हमारी ही इम्यूनिटी का एक भाग होता है। ये हमारी कई तरीके से रक्षा करता है, जैसे कि रोगों से लड़ने में रक्षा करता है। ये इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वायरस का इन्फेक्शन हो, फंगस का इन्फेक्शन हो, अगर इन्फेक्शन की कंडीशन होती है तो भी ये उनसे लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा कई तरह के पर्यावरणीय कारक रहते हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। कई तरह के रेडिएशन हो गए, धूल, धुआं, कई तरह के टॉक्सिन्स यानी कि विष हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये उनसे भी लड़ता है। जब तक दोस्तों ये संतुलन में बना रहे यानी कि इसके लेवल ठीक रहे, तब तक तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे इसके लेवल में कुछ उतार चढ़ाव आया, इसके लेवल खराब हुए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा हो सकती है। खासकर क्योंकि हम कानों से संबंधित जानकारी ले रहे हैं, तो ये कानों को बुरी तरह से खराब कर सकता है। अब इसके बाद सवाल ये उठता है कि आखिर ये C3a, C4a, C5a जैसे प्रोटीन यानी कि ऑटो इम्यून कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आखिर बॉडी में बनते ही क्यों हैं? हमारी अपनी ही बॉडी ऐसी चीज़ें क्यों बना रही है जो कि उसे ही इतना बुरी तरह से नुकसान दे? तो देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। C3a, C4a और C5a, तो इसमें से हम C4a को हटा देते हैं क्योंकि ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। C3a को भी थोड़ा रूल आउट कर सकते हैं क्योंकि ये भी उतना खतरनाक नहीं है। हमारा मेन फोकस रहेगा C5a पर। हालाँकि आप इतनी मतलब टेक्निकल चीज़ों में या इतने डीप में मत जाइए। आप केवल ये याद रखिए कि कुछ खतरनाक प्रोटीन है, जिन्हें या तो हमारी बॉडी बना रही है
या हमें पर्यावरण से मिल रहे हैं और उन्हें हमें रोकना है और मैनेज करना है। साथ ही अगर हम उनके कारणों को भी जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, पिछले 4 वीडियोज़ में हम ऐसे कारणों पर बात कर चुके हैं कि क्यों हमारी बॉडी ऐसी चीज़ें पैदा करती है जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे कानों के लिए नुकसानदायक है। तो ऑटो इम्यून कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के पैदा होने का भी वही सब कारण है। हम इस पर डिटेल में नहीं जाएँगे क्योंकि हम 4 वीडियोज़ में और 5 वीडियोज़ में उन पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी एक शॉर्ट फॉर्म में उनकी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, इनके पैदा होने के कुछ आनुवंशिक कारण हो सकते हैं, जेनेटिक कारण। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के जीन में बचपन से ही गड़बड़ी हो, तो उसकी बॉडी में अधिक मात्रा में बन रहे हैं। इसके अलावा कई बार, जैसा कि मैंने बताया, वातावरणीय कारक होते हैं। खराब पर्यावरण, धूल, धुआँ, मिट्टी, कुछ तरह के टॉक्सिन्स, रेडिएशन, इस तरह के जो वातावरणीय हानिकारक कारक होते हैं, ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा अभी याद करिए, लास्ट वीडियो में हमने कुछ तरह की दवाओं की बात की थी। अमीनोग्लाइकोसाइड, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक दवाएँ, इसके अलावा सिस्प्लेटिन जैसी कैंसर वाली दवाएँ और भी कई तरह की दवाएँ। तो कुछ तरह की दवाएँ भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है और इसके कारण भी ये जो खतरनाक प्रोटीन है, ये बनने लगते हैं। अब दोस्तों, अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि मैं इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा। तो वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपने कई बार न्यूज़पेपर में या इंटरनेट पर या टीवी पर ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लांट करवाने गए, जो कि बाल्ड थे या फिर उनके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे थे। तो ऐसे लोग अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने गए और उन्हें जो भी उस प्रोसीजर में किया जाता है, वो किया गया। लेकिन कुछ समय बाद अचानक उनकी डेथ हो गई। ऐसा ट्रांसप्लांट करवाने के दौरान भी हो सकता है और उसके कुछ घंटों बाद भी। और आपने ये भी सुना होगा कि कभी-कभी किसी व्यक्ति को, किसी मरीज को अस्पताल में ले गए, उसे इंजेक्शन दिया गया और उसकी डेथ हो गई। हालाँकि उस व्यक्ति को इंजेक्शन तो ठीक दिया गया था, जो बीमारी थी, जो कंडीशन थी, उसी से संबंधित या उसी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन दिया गया था। लेकिन वो इंजेक्शन बॉडी में इस तरह से रिएक्ट करा कि व्यक्ति की डेथ ही हो गई। तो ऐसी घटनाओं को दोस्तों हम कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। और ये जो मैंने अभी आपको नाम बताया, कॉम्प्लीमेंट एनाफिलेक्टिक प्रोटीन, तो ये भी इसमें एक काफ़ी बड़ी भूमिका निभाते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक देने में। तो दोस्तों, ये प्रोटीन जो है, जो हमारी बॉडी में ही बनते हैं, ये इतने खतरनाक भी हो सकते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाए। तो अब आप सोचिए कि जब ऐसी चीज़, जिससे कि इंसान की डेथ भी हो सकती है, वो हमारे अपने कानों के लिए कितने खतरनाक होंगे। तो अभी मैं आपको कुछ देर पहले बता रहा था कि इन प्रोटीन्स के, इन कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बनने का क्या-क्या कारण होता है। तो इसमें मैंने आपको कुछ दवाओं के बारे में बताया था। इसके अलावा दोस्तों, एक टर्म होता है जिसे कि हम मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई बैक्टीरिया और वायरस जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, तो वो कुछ ऐसे प्रोटीन्स छोड़ते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं जो कि हमारी ही कोशिकाओं या हमारे ही शरीर के द्रवों या मॉलिक्यूल के समान होते हैं। अब ऐसे में जो हमारा सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो इनमें, यानी कि हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस में और स्वस्थ कोशिकाओं में अंतर नहीं कर पाता है और ऐसे में ये दोनों पर आक्रमण करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में होता ये है कि बैक्टीरिया और वायरस तो खत्म होते ही हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मिमिक्री के कारण हमारी स्वस्थ कोशिकाएं भी खराब होने लगती हैं। तो आपने कई बार ऐसा देखा भी होगा कि कभी-कभी जब चोट लग जाती है या इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ सूजन आ जाती है या पस पड़ जाता है या फिर वो चीज़, वो जगह लाल दिखाई देने लगती है। तो ऐसे में ये जो प्रोटीन रहते हैं, वहाँ जाकर जमा होने लगते हैं। जो C5, C4 और C3A हैं, ये वहाँ जाकर जमा होने लगते हैं और वहाँ जाकर इन्फेक्शन की जो भी वजह है, जैसे कि बैक्टीरिया हुआ, उसको ख़त्म करने लगते हैं। लेकिन कभी-कभी जब बैक्टीरिया ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं कि ये स्वस्थ कोशिकाओं में या अपनी कोशिकाओं में और उन बैक्टीरिया के प्रोटीन में अंतर नहीं कर पाते, तो हमारे लिए बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। इसे कहा जाता है इम्यूनिटी का सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच डिफरेंशिएट करने की क्षमता को खो देना। लेकिन दोस्तों, हम क्योंकि कानों की बात कर रहे हैं, हम हेयरिंग लॉस की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में यदि किसी के कान में इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ,
या किसी और कारण से यदि मान लीजिए कॉक्लिया पर या वेस्टिबुलर नर्व पर अगर ये प्रोटीन्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए तो उन संरचनाओं को, उन कॉक्लिया हेयर्स को ये नष्ट कर देंगे और हमें हेयरिंग लॉस होने लगेगा। अब इसके बाद सवाल उठता है कि जब ये प्रोटीन्स बॉडी में बनते हैं तो व्यक्ति को क्या-क्या महसूस हो सकता है, यानी कि इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? तो देखिए, इसके कोई खास सिम्पटम्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि वो व्यक्ति को महसूस हो, यानी कि हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस के साथ या वर्टिगो के साथ, अब जो सिम्पटम्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यदि वो भी महसूस हो और आपको ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये प्रोटीन्स हो सकते हैं। तो इन सिम्पटम्स में शामिल है कमज़ोरी होना, कमज़ोरी महसूस होना पूरे समय, यानी कि चौबीसों घंटे थकान लगना। इसके अलावा सिर दर्द होना, क्योंकि ये जो प्रोटीन जब बनते हैं, तब ये हमारी इम्यूनिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करते हैं और वो पूरी बॉडी पर अटैक करती है, ना केवल कानों पर। इसलिए कभी-कभी सिर दर्द हो सकता है, चक्कर भी आ सकते हैं। और इसके अलावा, क्योंकि हेयरिंग लॉस और टिनाइटिस तो महसूस होता है, वो तो ऑब्वियस है, तो कुछ ऐसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊँ, तो ऐसे लोग जिन्हें कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बनी रहती है, खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस है मान लीजिए किसी को लगातार डायबिटीज़ बना हुआ है लंबे समय से, या किसी को ग्लोमस ट्यूमर है, या किसी को ल्यूपस जैसी बीमारी है, या स्क्लेरोसिस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है? तो ये सभी क्रोनिक बीमारी हैं और इन कंडीशन में हमारी बॉडी में लगातार इन्फ्लेमेशन बनी रहती है और जब ऐसा होगा तो लगातार इन प्रोटीन्स का उत्पादन भी होता रहेगा और बाकी चीज़ों के साथ-साथ हमारी हेयरिंग भी खराब होती रहेगी, इसलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम ये भी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर हमारी बॉडी में अगर मान लीजिए ये बन रहे हैं, तो हम इनका पता कैसे लगाएँ? तो देखिए, अभी जो पिछले 4 वीडियोज़ हमने देखे थे इस सीरीज़ के, उसमें मैंने आपको कई तरह के टेस्ट बताए थे। तो वही सब टेस्ट होते हैं, जिनके द्वारा इनका भी पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ और मैं अभी आपको ज़्यादा हर चीज़ डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी 15 मिनट की लिमिट है और यदि 15 मिनट खत्म हो जाएँगे तो मुझे इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको टेस्ट के बारे में बता रहा था, तो पहला टेस्ट सबसे कॉमन टेस्ट है, जिसे कि एलाइज़ा कहते हैं, यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इससे पता चल जाता है। दूसरा टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इसमें भी इन प्रोटीन्स का पता चल जाता है। इसके अलावा तीसरा टेस्ट है इम्यूनोफ्लोरोसेंस एसे और एक और टेस्ट है, हालाँकि वो अभी इतना प्रचलन में नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यून एंटीबॉडी पैनल। तो केवल इस आखिरी वाले को छोड़कर बाकी जो 3 टेस्ट हैं, यानी कि एलाइज़ा, फ्लोरोसेंस और वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में ये प्रोटीन है या नहीं। लेकिन हाँ दोस्तों, इन सभी टेस्ट में आपको एक चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। याद करिए अभी लास्ट टाइम जब कोरोना में कई ऐसे लोग थे जिनका टेस्ट किया गया और उन्हें कोरोना नहीं था, तब भी टेस्ट के बाद टेस्ट रिज़ल्ट ये आया कि इन्हें कोरोना है और कई लोग जिन्हें कोरोना था, टेस्ट के बाद उनका रिज़ल्ट आया कि ये नेगेटिव है। तो इस तरह इन टेस्ट में फ़ॉल्स पॉज़िटिव और फ़ॉल्स नेगेटिव रिज़ल्ट आ सकते हैं, इसलिए आपको सेकंड ओपिनियन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप एक जगह से टेस्ट करवा रहे हैं और वहाँ पर ये एंटीबॉडी निकलती है, तो अगर संभव हो, तो पैथोलॉजिस्ट से या डॉक्टर से अच्छी तरह कन्फर्म कर लें और यदि फ़ीज़िबल है आपके लिए, तो किसी दूसरी जगह से भी सलाह ले लें। चलिए, अब इन सभी के बाद इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट यानी उपचार की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, मैनेजमेंट में सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो कि जिनसे कि आपको दूर रहना है। तो अभी जो हमने वातावरणीय कारक देखे थे, धूल, धुआँ, हानिकारक टॉक्सिन्स, रेडिएशन, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, अल्कोहल, सिगरेट, बुरा खाना, जंक फूड, इन सब से आपको दूर रहना ही है। नहीं तो ग्लूटामेट और साइटोकाइन्स और दुनिया भर के सारे खतरनाक मॉलिक्यूल्स बॉडी में बनेंगे और वो इनके साथ-साथ मिलकर
हेयरिंग को और ज़्यादा नुकसान पहुँचाएँगे। अब यदि ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो पहले मैं आपको कुछ एलोपैथिक दवाएँ बता देता हूँ, यानी कि अंग्रेज़ी दवाएँ। हालाँकि मैं उन्हें रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर किसी को लगता है तो वो अपने डॉक्टर से, ईएनटी डॉक्टर से इनके बारे में जाकर बात कर सकता है। तो क्योंकि ये चीज़ें इम्यूनिटी की ओवर वर्किंग के कारण हो रही है, तो सबसे पहले इम्यूनोसप्रेसेंट दवाएँ दी जाती है, जिनसे कि इम्यूनिटी की जो वर्किंग है, इम्यूनिटी का मैकेनिज़्म थोड़ा स्लो हो जाता है और इन प्रोटीन्स के अलावा और भी जो हानिकारक चीज़ें हैं, वो भी बॉडी में नहीं बनती हैं। दूसरा है, हम कुछ स्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं, मेनली डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोलोन ही होते हैं। तो जब किसी को अ, सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, यानी कि अचानक ही उसकी सुनने की शक्ति चली गई है, तो बहुत हद तक ये समझा जाना चाहिए कि ये अपनी इम्यूनिटी के कारण हो रहा है और उस व्यक्ति को 1 हफ्ते के अंदर इसे रोकने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन, जैसा कि मैंने नाम बताया, डेक्सामेथासोन या तो प्रेडनिसोलोन का इंजेक्शन लेना चाहिए। ये तुरंत इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और व्यक्ति की हेयरिंग बच जाती है। इसके अलावा कुछ सीवियर कंडीशन में बहुत कम मीथोट्रेक्सेट नाम की दवा भी दी जा सकती है। और यदि मैं इनके एक नए उपचार पर बात करूं, जो कि भारत में अवेलेबल है, तो हम इसे कहते हैं बायोलॉजिकल थेरेपी। इसमें होता ये है कि जो सबसे खतरनाक प्रोटीन है, यानी कि C5 है, इसके एक्टिवेशन को ही ब्लॉक कर दिया जाता है, यानी कि एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा, तो नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। या अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो जो इस खतरनाक प्रोटीन को रिसीव करते हैं, रिसेप्टर, उनको ही ब्लॉक कर देते हैं। तो ये बॉडी में जुड़ भी नहीं पाएगा, यानी कि उस कोशिका से जुड़ नहीं पाएगा और उसे फर्दर किसी भी तरह का डैमेज नहीं होगा। तो इसका नाम है बायोलॉजिकल थेरेपी फॉर दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स। अब मैनेजमेंट में सबसे अच्छा यही है कि कारकों से दूर रहा जाए, जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा हम एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट थेरेपी लेते हैं, जिसमें कि आप याद करिए, मैं एक मॉलिक्यूल का नाम बार-बार बोल रहा हूँ, एन-एसिटाइलसिस्टीन। एन-एसिटाइलसिस्टीन के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस तरह के खतरनाक प्रोटीन को या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बनने वाली जो ऑक्सीडेंट्स हैं, उनको, उनके प्रभाव को सीमित करने में या ख़त्म करने में। तो आप एन-एसिटाइलसिस्टीन नाम याद रखिए। कई तरह के सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, कई तरह की टैबलेट में, कैप्सूल में ये आता है और बाकी जो सारे विटामिन हैं, जिनके बारे में मैं आपको पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ, विटामिन ई खासकर है, विटामिन सी है। इसके अलावा एक और मॉलिक्यूल है जिसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में जानकारी दूँगा, उसका नाम है टॉरिन। ये सभी कॉम्बिनेशन मिलकर इतना अच्छा प्रभाव दिखाते हैं कि यदि किसी की बॉडी में ये मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं और अगर वो इन्हें मैनेज करता है, तो या तो इन मॉलिक्यूल्स के बनने की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी तरह से हो सकता है, घर पर ही हो सकता है और बहुत कम खर्चे में हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि किसी को सडन सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हुआ है, तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन या फिर ईएनटी डॉक्टर से मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो किट बना रहा हूँ मैं, वो मेनली इन 5 कारणों को ही एड्रेस करती है और इन 5 कारणों पर ही काम करती है। अब चूँकि ये 5 वीडियो की सीरीज़ थी, मैंने आपको जितनी जानकारी मैं दे सकता था, वो मैंने आपको दी है। अब इसके बाद हम ऐसे लोगों से हम भेंट करेंगे, मीटिंग करेंगे, जिन्हें कि मेरी उस किट से फ़ायदा हुआ है, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस में भी और कई लोगों को टिनाइटस में भी। हालाँकि जो मेरी जान-पहचान के कुछ लोग हैं, उनको टिनाइटस के लिए मैंने कुछ अलग चीज़ें दी हैं, जिनसे उन्हें फ़ायदा हुआ है और ऐसे भी बहुत से लोग हैं, जो मेरी ही पहचान के हैं, जिनको मैंने किट दी और उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है। तो हम आगे आने वाली सीरीज़ में इन्हीं लोगों से मीटिंग करेंगे, मैं उन्हें आपके सामने लाऊँगा, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि पहले कंडीशन क्या थी, अब कंडीशन क्या है और ख़ासकर ऐसे लोगों को भी लाऊँगा जिनको भी बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि केवल जो चीज़ मैंने बनाई है, उसके केवल आपको मेरिट्स ना बताऊँ, कि मैं कुछ ऐसे, जैसे दूसरे लोग दावा करते हैं कि मैंने कुछ बनाया है या मैंने कुछ जड़ी-बूटी बनाई है, दवा बनाई है, उससे चमत्कार ही हो गया।
तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है दोस्तों, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। कुछ लोगों पर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, कुछ लोगों पर बहुत सामान्य रिजल्ट हैं और कुछ लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ऐसे सभी लोगों से मिलेंगे। और हाँ, मैंने इस किट को बनाने में बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की है। तो ये जो किट है ये केवल अज्ञात कारणों से होने वाले हेयरिंग लॉस और टिनाइटस पर ही काम करेगी, क्योंकि मैंने इसमें कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को नहीं लिया है। यानी कि ऐसा हेयरिंग लॉस जो कि कान के पर्दे के फटने के कारण हो, या यूस्टेशियन ट्यूब में गड़बड़ी के कारण हो, या ऑटोस्क्लेरोसिस के कारण हो, या दूसरे किसी कारण से हो, जिसे कि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो ये उसको एड्रेस नहीं करेगी, उसमें उसमें करेक्शन नहीं करेगी, क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस को हम ठीक कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाइए, आप अच्छे से इलाज करवाइए, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस आपका ठीक हो जाएगा। तो इसलिए मैं यही चाहूँगा कि अगर भविष्य में, हालांकि मैं तो लाऊंगा ही, अगर भविष्य में जो भी लोग इस किट को लेना चाहते हैं तो वो कृपया 15 साल से कम उम्र के ना हो, और दूसरा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ना हो होने, केवल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस हो, तब ही ये उन पर काम करेगी, उन्हें फ़ायदेमंद है। नहीं तो बाकी लोग, अगर मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ बोलकर दे दूँ सबको कि भाई ये तो सभी पर काम करेगी, तो वो आपके साथ धोखा होगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो हम जल्दी उन सभी से मुलाकात करते हैं और आप उनके अनुभवों से खुद भी सीखिए। और अगर मुझे और भी ज़्यादा डीप स्टडी करके उस किट में इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है, चाहे दूसरे लोगों के द्वारा हो या आपके द्वारा हो, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।